फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशंस का डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन की बात करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने यूनाइटेड नेशंस के पहले वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। आप प्लीज जाकर उसको पहले देख लें, तभी आपको आज का वीडियो आसानी से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। तो हमने पिछले वीडियो में ही ये जान लिया था कि यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उनमें से एक है जनरल असेंबली यानी महासभा। It is the chief deliberative, policy making and representative organ of United Nations। यानी ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधित्व अंग है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विश्व स्तरीय चिंताओं के मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और नीतियां बनाई जाती हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स हैं और उन सारे मेंबर स्टेट्स का जनरल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी इट इज द ओनली बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ही एकमात्र ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र का जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है और सभी छोटे बड़े सदस्य देशों को अपनी बात और राय रखने का बराबर हक और मौका मिलता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जनरल असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हर साल सितंबर में जनरल असेंबली के एनुअल सेशन यानी वार्षिक सत्र का आयोजन किया जाता है। इसमें एक पॉइंट ये नोट करना है कि जो फर्स्ट एनुअल सेशन हुआ था जनरल असेंबली का वो 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। इसके अलावा जो लास्ट सेशन हुआ है वो 2019 में हुआ है और वो 74th एनुअल सेशन था और उसकी अध्यक्षता तेजानी मोहम्मद बंदे जो कि नाइजीरिया से हैं वो कर रहे थे। एक्चुअली जनरल असेंबली हर साल अपना एक अध्यक्ष चुनता है, वही वार्षिक सत्र यानी एनुअल सेशन की अध्यक्षता करता है और फिर नए सेशन के लिए एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो जनरल असेंबली है वो अपना प्रेसिडेंट 1 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट करता है। अब इस एनुअल सेशन में होता क्या क्या है, तो जो भी वैश्विक स्तर के ज्वलंत मुद्दे होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, पीस, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन विषयों पर आम बहस, आम चर्चा यानी जिसे हम जनरल डिबेट कहते हैं वो किया जाता है। हर देश को बारी बारी अपने मुद्दों, अपनी चिंताओं का जिक्र करने का मौका मिलता है। अब इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वार्षिक सत्र को संबोधन करने के पहले 2 मौके निर्धारित हैं, रिजर्व्ड हैं। यानी पहला मौका संबोधन करने का मिलता है हमेशा ब्राजील को और दूसरा मौका मिलता है हमेशा अमेरिका को। अमेरिका होस्ट कंट्री भी है क्योंकि ये जो एनुअल सेशन होता है वो हर साल न्यूयॉर्क में ही आयोजित किया जाता है। बाकी दूसरे सदस्य राष्ट्रों को बारी बारी से अपनी बातों को साझा करने का अवसर दिया जाता है। अब ये तो बात हो गई कि सितंबर में एक सेशन तो होना ही होना है जनरल असेंबली का, लेकिन कभी कभी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों की मेजॉरिटी के रिक्वेस्ट में या सिक्योरिटी काउंसिल के रिक्वेस्ट में स्पेशल सेशंस यानी विशेष सत्र भी बुलवाया जा सकता है। और किसके द्वारा बुलवाया जा सकता है? सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव के द्वारा। आई होप कि जनरल असेंबली के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अब हम बात करेंगे जनरल असेंबली के फंक्शंस एंड पावर्स यानी कार्य एवं अधिकार के बारे में। तो पहला पॉइंट है टू कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिसआर्मामेंट। यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए जो भी सहयोग के सिद्धांत हैं उन पर विचार करना और सिफारिशें देना। अब इसमें एक की पॉइंट दिख रहा है डिसआर्मामेंट। इसका मतलब होता है निरस्त्रीकरण। मतलब कि जो भी महाविनाश के वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं
उनको एलिमिनेट करना, उनका उन्मूलन करना और उनके यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करना भी एक काम है जनरल असेंबली का, जिससे वैश्विक शांति बनी रहे। सेकेंड पॉइंट है इनिशिएट स्टडीज एंड मेक रिकमेंडेशंस टू प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल, एजुकेशनल एंड हेल्थ फील्ड्स। यानी आर्थिक, सामाजिक, मानवतावादी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देना और सिफारिशें करना भी जनरल असेंबली का एक काम है। जनरल असेंबली ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा देश जो हैं, सदस्य देश जो हैं, वो इन क्षेत्रों में अपना रोल, अपनी भूमिका को बढ़ाएं। थर्ड पॉइंट है मेक रिकमेंडेशंस फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ एनी सिचुएशन दैट माइट इम्पेयर फ्रेंडली रिलेशंस एमंग कंट्रीज। तो जनरल असेंबली ये भी चाहता है कि जो देशों के बीच में अगर कोई फ्रेंडली रिलेशन को तोड़ने का या भंग करने का कोई सिचुएशन आता है, कोई कंडीशन आती है, तो उसको पीसफुली रिजॉल्व कर लिया जाए, उसका सेटलमेंट पीसफुली कर लिया जाए। फोर्थ पॉइंट है द जनरल असेंबली में कॉल द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू सिचुएशंस which are likely to endanger international peace and security। तो जब भी कभी जनरल असेंबली को ये लगता है कि ये चीज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, खतरा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान उस ओर आकर्षित करने का भी काम जनरल असेंबली का ही है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जनरल असेंबली के फंक्शंस एंड पावर्स में, वो है टू एलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल and the members of other United Nations councils and organs, and on the recommendation of the Security Council appoint the Secretary General। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो वहां हम जानेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो उन नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जो काउंसिल्स हैं और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे अभी सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, सेक्रेटरीट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इनके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है। इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर, सिक्योरिटी काउंसिल के सिफारिश पर वो सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव को भी नियुक्त करती है जनरल असेंबली यानी महासभा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द जनरल असेंबली शैल रिसीव एंड कंसीडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन हैं, जनरल असेंबली की बात चल रही है, तो जो बचे हुए 5 ऑर्गन्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सभी ऑर्गन्स अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और इसे रिसीव करता है जनरल असेंबली और इन रिपोर्ट्स पर विचार विमर्श भी करता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है द जनरल असेंबली ऑल्सो अप्रूव्स द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड डिसाइड्स हाउ मच मनी ईच मेंबर स्टेट मस्ट पे टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है ये बात कि जो जनरल असेंबली है वो यूनाइटेड नेशंस का बजट तैयार करता है, उनका खर्च की देखरेख करता है कि कितना खर्च करना है, किस मुद्दे पर कितना रुपए खर्च करना है। इसके साथ साथ वो यह भी डिसाइड करता है कि कौन सा मेंबर स्टेट, कौन सा सदस्य देश संगठन को चलाने में कितना खर्च करेगा। यानी मेंबर स्टेट्स के एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन भी जनरल असेंबली ही डिसाइड करती है। अब हम बात करेंगे कि जनरल असेंबली में डिसीजंस किस प्रकार लिए जाते हैं। तो हमें यह पता है कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं और उन सभी मेंबर स्टेट्स का प्रतिनिधित्व होता है जनरल असेंबली में, यानी उन सभी मेंबर स्टेट्स के पास एक एक वोट होता है। अब जनरल असेंबली के डिसीजंस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरी कैटेगरी है डिसीजंस ऑन अदर क्वेश्चंस। एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले डिसीजंस हैं उन्हें मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेजॉरिटी के साथ लिया जाता है। अब इसमें एक की पॉइंट है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिसीजन लिया जाना है
तो 193 में से अगर 120 प्रेजेंट हैं और उस 120 प्रेजेंट में से 90 ही वोट कर रहे हैं, तो 90 का 2/3 होगा 60, यानी अगर 60 पॉजिटिव वोट्स मिल गए हैं तो उस डिसीजन को ले लिया जाएगा। मेरी बात हो सकता है एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या क्या शामिल किया गया है तो वो भी देख लेते हैं। दीज क्वेश्चंस शैल इंक्लूड रिकमेंडेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए जो सिफारिशें हैं उनके विषय में जो निर्णय लेने हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। द इलेक्शन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिसीजन कहलाता है। द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं उनका इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशंस, अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी नए सदस्य देश को जोड़ना है तो भी ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन कहलाता है। द सस्पेंशन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबरशिप, किसी भी सदस्य देश के सदस्यता को निरस्त करना हो टेम्परेरीली, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। द एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स, किसी भी सदस्य देश को हमेशा के लिए ही परमानेंटली ही निष्कासित किया जाए। एंड बजटरी क्वेश्चंस, और बजट संबंधी जो प्रश्न होते हैं, बजट संबंधी जो निर्णय होते हैं वो सब डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं। और इनके अलावा जो भी निर्णय हैं, जो भी निर्णय इन बातों के अलावा, इन निर्णयों के अलावा जो भी निर्णय बचते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? डिसीजंस ऑन अदर क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। किसकी? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं तो केवल 26 वोट्स पॉजिटिव मिल गए तो अदर क्वेश्चंस वाले डिसीजंस को ले लिया जाएगा। आई होप कि जनरल असेंबली के बारे में जो भी इस वीडियो में डिस्कशन किया गया है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन यानी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।